हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 7वें यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें 2 इम्पॉर्टेंट नियम डिस्कस करने हैं। इनमें से पहला तो नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो एक तो हम डिस्कस करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को Kc से प्रदर्शित करते हैं और साम्य स्थिरांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो एक तो हमें डिस्कस करना है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक हमें डिस्कस करना है साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं। एक तो मेरे साथ साथ लिखा करो, आप मैं बार बार कहता रहता हूं। एक हेडिंग लिखो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे कि ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है ये किन वैज्ञानिकों ने दिया। नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था गुलबर्ग, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम गुलबर्ग। वैसे कुछ बुक्स में गुल्डबर्ग भी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ बुक्स में गुल्डबर्ग लिखा हुआ है, उन्होंने डी साइलेंट नहीं किया है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है गुलबर्ग। हिंदी की बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो गुलबर्ग में डी को साइलेंट करा गया है, ठीक है। तो एक तो वैज्ञानिक थे गुलबर्ग और दूसरे वैज्ञानिक थे वागे। ये दोनों वैज्ञानिक नॉर्वे के थे और इन्होंने बताया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। अब इस नियम में बहुत सिंपल सी बात बताई गई। इन्होंने बताया कि मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास और आपको देखना है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर कितनी है। मतलब कोई भी पदार्थ कितनी तेजी से अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, कितनी तेजी से रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ के अर्थात अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान मैंने आपको कल पढ़ाया था। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर किसके समानुपाती होती है? उस पदार्थ के या उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के। और पूरी अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? पूरी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है उस अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को, फिर समझेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अभी आप लिखो मेरे साथ साथ, यहां से लिखते हैं। चलो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी
किसी क्या स्थिर ताप पर लिखते हैं, पहले स्थिर ताप पर। इन्होंने जो बताया था वो स्थिर ताप पर बताया था कि हमारा नियम काम करेगा यदि आप रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी अभिकारक स्थिर ताप पर किसी अभिकारक, अभिकारक तो पता है ना आपको किसे कहते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर, क्रिया करने की दर, किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके माने किसके, उसी अभिकारक के जिसके क्रिया करने की दर आप निकालना चाह रहे हो, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, समानुपाती की जगह आप अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हो, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। मतलब किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर आपको देखनी है किसी भी रिएक्शन में, तो उसके क्रिया करने की दर का मतलब क्रिया करने का वेग, कितनी तेजी से वो क्रिया में भाग लेगा या क्रिया करेगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा उसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के। ठीक है। और साथ में उन्होंने एक बात और बताई, तथा करके लिखो, तथा पूरी अभिक्रिया का वेग, पूरी अभिक्रिया का वेग सभी अभिकारकों के, पूरी अभिक्रिया का वेग सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब यदि आपको पूरी अभिक्रिया का वेग निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पूरी अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं और उन सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का जो गुणनफल होगा उसके समानुपाती होगा पूरी अभिक्रिया का वेग या पूरी अभिक्रिया की दर। ठीक है। वेग कह दो या दर कह दो, एक ही बात है। ठीक है। क्रिया करने की दर, यहाँ दो शब्द हमने प्रयोग किए हैं, यहाँ दर और यहाँ वेग, दोनों का एक ही मतलब है। आप यदि यहाँ दर लिखना चाहते हो तो दर ही लिख लो, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। या अभिक्रिया का वेग भी आप इसे कह सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सेबल C प्लस D। इस अभिक्रिया को देखो, अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया को हम समझेंगे उदाहरण में कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम किस तरीके से कार्य करेगा। यदि मैं कहूं कि अग्रिम अभिक्रिया की जो दर है वो RF है, दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, मान लो अग्रिम अभिक्रिया की दर है RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो RF, ये तो है अग्रिम अभिक्रिया की दर। अब तक हम अग्रिम अभिक्रिया की दर को या वेग को V1 से लिखते थे, आप V1 से भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि अग्रिम अभिक्रिया की दर या अग्रिम अभिक्रिया का वेग RF है, R का मतलब रेट और F का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और विपरीत अभिक्रिया की दर है RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी के साथ साथ एक चीज और बताता हूं, यदि अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KF है,
के एफ और विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है के बी। तो अब इन चारों का भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए चारों। तो यदि यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलोगे ना, इस रिएक्शन में यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलोगे तो ए के ए, भाई पहला अभिकारक क्या है, पहला अभिकारक ए है ना, तो ए के क्रिया करने की दर, क्रिया करने, यदि कोई पूछेगा ना हमारे से कि इस रिएक्शन में ए के क्रिया करने की दर बताओ, तो आप कहोगे ए के क्रिया करने की दर अनुक्रमानुपाती है ए के सक्रिय द्रव्यमान के। ए के क्रिया करने की दर ए के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगी। और यदि किसी ने पूछा बी के क्रिया करने की दर बताओ, बी के क्रिया करने की दर, तो यदि B के क्रिया करने की दर पूछता है तो बताओ कि B के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगी। यदि हम अग्रिम अभिक्रिया की बात करें तो अग्रिम अभिक्रिया के लिए तो ये दोनों ही क्या हैं, अभिकारक हैं, पर ये तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये तो विपरीत दिशा में भी चल सकती है। तो यदि विपरीत अभिक्रिया की बात करें तो विपरीत अभिक्रिया में C और D अभिकारक हैं। तो यदि किसी ने पूछा कि C के क्रिया करने की दर बताओ, क्रिया करने की दर, तो C के क्रिया करने की दर अनुक्रमानुपाती होगी C के सक्रिय द्रव्यमान के। मैंने आपको कल बताया था कि यदि किसी भी अभिकारक का या उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान आपको प्रदर्शित करना हो तो आप उसका संकेत लिखो और उसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। इसी तरीके से डी के क्रिया करने की दर, डी के क्रिया करने की दर यदि कोई पूछता है तो मैं कहूँगा अनुक्रमानुपाती होगा डी के सक्रिय द्रव्यमान के। तो इस तरीके से देखो, पहली बात क्या बताई थी, स्थिर ताप पर किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो ए के क्रिया करने की दर ए के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, बी के क्रिया करने की दर बी के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। इसी तरीके से सी के क्रिया करने की दर सी के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है और डी के क्रिया करने की दर डी के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। अब यदि मैं आपको कहूँ, इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग, यदि मैं कहूँ चलो निकालते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, यानी अग्रिम अभिक्रिया का वेग, वेग कह दो या दर कह दो, चलो दर ही कह देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, दर और वेग दोनों एक ही चीज़ हैं रिएक्शन के लिए। यदि आप अग्रिम अभिक्रिया की दर निकालना चाहते हो, अग्रिम अभिक्रिया की दर का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना चाहते हो, तो ये अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। यदि आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हो तो इसके लिए तो ये दोनों ही अभिकारक हैं और इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा, ए को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, इतना होगा। इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा, बी को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, इतना होगा। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, इसलिए देखो ज़रा ध्यान से, आपको यहाँ कोमा लगा दो। आपको पता है कि ये आर एफ है, आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया का दर या अग्रिम अभिक्रिया का वेग। जब मैं इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाकर बराबर का निशान लगाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वो है के एफ। क्या लगाते हैं, के एफ, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और ये ए और बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन कह दो या एक्टिव मास कह दो, सक्रिय द्रव्यमान, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ध्यान रखना कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में यदि किसी रिवर्सेबल रिएक्शन का आप निकाल रहे हो, रिवर्सेबल रिएक्शन में अग्र अभिक्रिया का दर निकाल रहे हो या वेग, तो वो अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा।
ठीक है। इसी तरीके से आप विपरीत अभिक्रिया के लिए, या पश्च लिख दूं, पश्च, विपरीत को आप पश्च भी तो कह सकते हो। पश्च अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन तो इन दोनों के कारण चलती है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, सक्रिय द्रव्यमान को कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हो। किसी भी अभिक्रिया का दर, पूरी अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये दोनों ही अभिकारक हैं और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे प्रोपोर्शनल का हटाकर, और यहाँ कांस्टेंट आपने यदि फॉरवर्ड रिएक्शन में के एफ लगाया था, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो इसमें विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आप लगाओगे, यानी यहाँ कांस्टेंट लगेगा के बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम इस तरीके से आपको लगाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, नोट में लिख लो आप, नोट एक बात लिख लो कि यहाँ आर एफ का मतलब पता है क्या है, आर एफ व आर बी क्या है इन दोनों का मतलब। आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं लिख दूं इसे अग्र तथा पश्च, पश्च का मतलब विपरीत अभिक्रियाओं की दर, अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दर है ये, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यदि हम बात करें के एफ व के बी की, ये क्या है बताइए जरा। ये हैं अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को आप दर स्थिरांक भी कह सकते हो, क्योंकि वेग और दर का मतलब एक ही है रिएक्शन के लिए। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, यहां हेडिंग लिख लो आप, एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लो अब आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी रिवर्सेबल सी प्लस डी, मान लो ये रिएक्शन है, ऐसा ही तो था रिएक्शन वो, और इसके लिए निकालना है आपको, मान लो इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह निकलेगा, के एफ लिखो और इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान की गुणा कर दो। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ऐसे काम करता है, देखो। और यदि निकालना है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप के बी लिखो, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का वेग कांस्टेंट या वेग स्थिरांक, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अभिकारक है सी और डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यदि कोई पूछता है ना आपसे कि इस रिएक्शन के ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाओ, तो आपको सीधा इस तरीके से हिट करना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए मोल तो हैं ए के प्लस बी मोल हैं बी के, रिवर्सेबल स्मॉल सी मोल हैं सी के और स्मॉल डी मोल हैं डी के। यहाँ तो भाई एक एक मोल थे, यहाँ मैंने ये संख्या है कुछ, स्मॉल ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ संख्या है, ये भी संख्या है, ए बी सी डी जो स्मॉल हमने लिए हैं इसका मतलब है कुछ संख्या। यदि यहाँ कोई पूछता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो आप के एफ तो लिखोगे ही। तो अब आपको क्या करना है, ए का सक्रिय द्रव्यमान जो लिखोगे ना उसकी घात स्मॉल ए लगाओगे, यानी जितने भी मोल इसके दे रखे हैं, यदि यहाँ संख्या 2 है तो घात 2 लगा दो, यदि यहाँ संख्या 3 है तो घात 3 लगा दो, गुणा बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल बी। और यदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कोई पूछता है तो के बी लगाओ, यानी विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और कंसंट्रेशन ऑफ सी, और सी के जितने भी मोल दे रखे हैं वो यहाँ लिख दो स्मॉल सी। यहाँ तो हमने स्मॉल ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिए है ना, इनकी जगह कुछ संख्या आएगी 1 2 3 4 कुछ भी। अच्छा, डी के
सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल डी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल और, जैसे ये है N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में तो यहाँ N2 क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 ही तो लिखा हुआ है, पता है ना इस चीज़ का आपको। और यहाँ कितने मोल हैं, H2 के 3 हैं और अमोनिया के 2 हैं। तो यदि कोई मेरे से यहाँ पूछेगा ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाओ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ तो लिखेंगे हम KF, फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। और फॉरवर्ड रिएक्शन नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है, तो नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान घात 1। अब 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए यहाँ भी नियम लिखते हैं। और H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगाएंगे हम, यहाँ 3। मैंने कहा था ना कि जो भी दे रखा होगा यहाँ कितने मोल हैं, तो H2 के 3 मोल हैं तो घात 3 लगेगी। और यदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है तो KB लिखो, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक। और बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करती है सिर्फ इस पर, इसके कारण ही तो चलती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगानी पड़ेगी, 2। तो इस तरह काम करता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। यदि कोई भी रिएक्शन आपको दी गई है, उस रिएक्शन पर आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाना आना चाहिए। जैसे देखो जरा, 1-2 एग्जाम्पल और बता दूं आपको। देखो, मान लो मैं कहूँ 2A + 3B = देखो ये रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल रिएक्शन है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। और यदि ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी तो मान लो 4C + D, तो इसमें तो केवल अग्रिम अभिक्रिया के लिए लगा सकते हो आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, विपरीत अभिक्रिया के लिए तो लगा ही नहीं सकते हो। तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन चलेगी केवल एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड ही चलेगी। तो आप चाहे F लिखो भी ना, यहाँ तो F लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो R यानी रेट ऑफ रिएक्शन यदि निकालना है तो K लिखो, K का मतलब वेग स्थिरांक, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ लिखेंगे हम A के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 गुणा B के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी होगी, 3। तो ये लग गया द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम इस तरीके से काम करता है। जैसे देखना जरा एक एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूँ कि CaCO3 रिवर्सेबल CaO + CO2, बताओ इसके लिए निकाल दोगे क्या, RF निकाल दोगे। RF = हो जाएगा KF और CaCO3 का सक्रिय द्रव्यमान। और यदि इसके लिए आपको RB निकालना है, इसी के लिए निकाल रहे हैं हम RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा KB और CaO का सक्रिय द्रव्यमान गुणा CO2 का सक्रिय द्रव्यमान, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन, देखो यहाँ तो मैंने घात नहीं लगाई ना तो मैंने यहाँ घात लगाई कुछ, ना तो यहाँ लगाई ना तो यहाँ लगाई, क्योंकि इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को यूज़ करने की। जल्दी से अच्छा पोज करके लिखो, फिर अगली बातें बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो। अब मैं साम्य स्थिरांक बताऊंगा बेटे, लिख लिया सबने, ठीक है। तो मैं आपको अब एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, चलो मिटाते हुए इसे। ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है ना, जो गुलबर्ग और वागे ने दिया था, ये नियम है तो बहुत अच्छा, पर इस नियम में एक कमी है। और कमी ये है कि ये नियम, ये रूल एक थ्योरेटिकल रूल है, यानी सैद्धांतिक नियम है, और प्रयोगशाला में हमें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो नियम सैद्धांतिक नियम होते हैं ना, ये थ्योरेटिकल रूल्स जितने भी होते हैं, इन रूल्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये बिल्कुल सही होंगे। यदि आपको इस नियम को
प्रयोगशाला में जाके चेक करने का कभी मौका मिलेगा ना, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस के लिए, भाई रिएक्शंस तो कई तरह की होती हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाई कई तरह की रिएक्शन, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि बहुत सारी रिएक्शंस के लिए तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम काम करता है, यानी सही वैल्यू हमें लैब में जाके प्राप्त होती है। और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम सही काम ही नहीं करता है, फेल हो जाता है। क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम एक थ्योरेटिकल रूल है, एक सैद्धांतिक नियम है, और सैद्धांतिक नियम जितने भी होते हैं ना, उन्हें कॉपी में लिखते समय या किताबों में छापते समय तो कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ तो ऐसा लगता है कि नियम काम करेगा ही। पर जब आप उस नियम को चेक करने प्रैक्टिकल लैब में जाओगे ना, किसी रिएक्शन को लोगे और फिर देखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल के और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल के, तो वहाँ पता चलेगा कि यार कुछ रिएक्शंस के लिए तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम सही है और ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम गलत है। अब क्यों सही है और क्यों गलत है, इसके बारे में बात करेंगे हम क्लास 12th में। क्लास 12th में मैं इस चीज़ को बिल्कुल निचोड़ के रख दूंगा कि क्यों गलत है ये नियम, और फिर यदि यह नियम गलत है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो हमने इसे क्यों पढ़ा, और गलत है तो सही नियम क्या है और कैसे हम उसे ज्ञात करेंगे। ये सारी बातें 12th में हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप एक हेडिंग लिख लो, साम्य स्थिरांक। हेडिंग लिखो साम्य स्थिरांक, इम्पॉर्टेंट का निशान लगा लेना इन दोनों पर, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे प्रदर्शित करते हैं Kc से, Kc। तो साम्य स्थिरांक पढ़ेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पढ़ना है, और Kc से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो साम्य स्थिरांक क्या चीज़ है, इसे समझेंगे। देखो बेटे, मेरे साथ साथ लिखा करो, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि मेरे साथ साथ लिखना चाहिए। मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, चलो लिख लो, यहाँ लिखो, माना एक उत्क्रमणीय, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। मान लो आपके पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे चलती है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो ये है AA प्लस BB रिवर्सिबल CC प्लस DD। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब है कि A के तो हैं स्मॉल a मोल, और B के हैं स्मॉल b मोल, C के हैं स्मॉल c मोल, और D के हैं स्मॉल d मोल। स्मॉल ABCD जो है ना, ये संख्याएं हैं, ये कुछ संख्याएं हैं स्मॉल ABCD। यदि मैं कहूँ कि यदि अग्रिम अभिक्रिया का जो दर है, वो अग्रिम अभिक्रिया का दर है मान लो RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और विपरीत अभिक्रिया का दर है RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है KF, ठीक है, और विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है KB। ये K का मतलब होता है वेग स्थिरांक, और KC का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। तो यदि यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम आप लगाओगे ना, यहाँ लिखता हूँ कॉमा लगाकर, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, क्रिया नियम से, आप भी लिखा करो मेरे साथ साथ। यदि इस रिएक्शन पर आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाओगे तो लगा दोगे ना, अभी सिखाया था ना। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कैसे लगेगा भाई, मैं कहूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ कितना होगा,
तो आप कहोगे कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक तो के एफ लिख दो और फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है इन दोनों के कारण, ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात ए लिख दो और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात लिख दो बी। ठीक है, हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मैं यूँ कहूँ कि यार रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बताओ, आप विपरीत अभिक्रिया का दर बताओ, तो आप कहोगे कि के बी लिख दो, विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और इन दोनों के कारण चल रही है विपरीत अभिक्रिया, तो सी के सक्रिय द्रव्यमान की घात सी और डी के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल डी। ये हमने लगा दिया द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी निकाल लिया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी निकाल लिया। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है? चूंकि साम्य अवस्था पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था तो पता है आपको, साम्य अवस्था पर क्या होता है, अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं। वेग कह दो या दर कह दो। तो साम्य अवस्था पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, हो जाता है ना, इसे ही तो कहते हैं साम्य अवस्था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू तो ये रखी हुई और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये रखी हुई। तो इस वैल्यू को उठा के आर एफ की जगह रखो, आर एफ की वैल्यू ये वाली तो यहाँ लिखेंगे हम, और आर बी की वैल्यू ये वाली यहाँ लिखेंगे। तो इसलिए आर एफ की जगह क्या लिखूँ, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का निशान यहाँ लगा दिया। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह लिखेंगे के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। अब देखो जरा, यदि मैं के बी को इसके अपॉन में ले आऊँ ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये दोनों तो यही हैं, सी के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल सी और डी के एक्टिव मास की पावर स्मॉल डी। सक्रिय द्रव्यमान कह दो या एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी या खाली कंसंट्रेशन कह दो, ये दोनों इसके अपॉन में चले जाएंगे ना। सी डी के अपॉन में कौन गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये जो के एफ अपॉन के बी है ना, या फिर सी डी अपॉन ए बी है, इसे ही हम कहते हैं के सी, जो हमारा हेडिंग है। देखो, साम्य स्थिरांक के सी, ये है के सी। तो यहाँ तक आपको फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। यदि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा के सी का। ठीक है, और बहुत आसान है। यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम आपके समझ में आता है ना, गुलबर्ग और वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो आप इस के सी के फार्मूले को इजीली ड्राइव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे ड्राइव करने में। ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है कि सर ठीक है, हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? परिभाषा क्या लिखनी है भाई? के सी का मतलब क्या है? अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। के एफ का मतलब तो समझते हो, के एफ का मतलब अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, के बी का मतलब विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो आपके पास ताप स्थिर होना चाहिए और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए और साम्य अवस्था पर होनी चाहिए। देखो, साम्य अवस्था पर ही तो निकला है फार्मूला। तो यदि आपको यहाँ तक फार्मूला आपने ड्राइव कर दिया तो उसके बाद परिभाषा क्या लिखोगे? यहाँ से लिखते हैं अतः, मेरे साथ साथ लिखो, अतः इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्थिर ताप पर पता क्यों लिख रहे हैं हम? स्थिर ताप पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम स्थिर ताप पर ही काम करता है और हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यहाँ लगाया है इस रिएक्शन के ऊपर। अतः स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की
उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, देखो के एफ का मतलब अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्रिम के जगह अग्र भी लिख सकते हो आप। अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ब्रैकेट में लिख दूं के एफ, तथा पश्च की जगह विपरीत भी लिख सकते हो। पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, के बी। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के एफ और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बी, इन दोनों का क्या है, अनुपात ही तो है। के बी के अनुपात को, के बी के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, ब्रैकेट में लिख देता हूं के सी कहते हैं। तो इसे कहते हैं साम्य स्थिरांक के सी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर लेना। तो यदि कोई पूछता है कि साम्य स्थिरांक क्या है, तो आप परिभाषा देनी है ना, तो ये वाली परिभाषा दे सकते हो कि ताप स्थिर होना चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए और साम्य अवस्था स्थापित हो जानी चाहिए। तो साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। पर मैं आपको एक परिभाषा और बताता हूं, चलो यहां लिख लो आप, अथवा एक परिभाषा और सीखते हैं। चलो देखो भाई, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थिर ताप पर और साम्य अवस्था स्थापित होने के बाद ये सी और डी देखो क्या है, सी और डी क्या है, उत्पाद। तो उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल कर रखा है और ये अभिकारक हैं ए और बी। ए और बी क्या है, अभिकारक। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल कर रखा है। तो परिभाषा हम एक क्या लिख सकते हैं, और लिखो जरा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाओ। स्थिर ताप पर, वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे ऊपर वाली परिभाषा करी है। स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है कि ताप स्थिर होना चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए और साम्य अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए। साम्य अवस्था पर ये दोनों कौन है, सी और डी, अभिकारक, सॉरी उत्पाद। उत्पादों के लिखना है, के उत्पादों के सक्रिय, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, ठीक है। देखो ये तो है
उत्पाद, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल है। और नीचे है अभिकारक, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल है। तो इन दोनों का क्या है, ये जब बटे का निशान लगा दिया, अनुपात, गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना Kc, साम्य स्थिरांक Kc कहते हैं। तो ये है Kc, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो आप। तो साम्य स्थिरांक Kc की दो परिभाषा आप दे सकते हो। एक परिभाषा तो हमने बनाई वेग स्थिरांकों के आधार पर, और एक परिभाषा हमने बनाई सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात के आधार पर। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिख लो, जितना छूट गया आपका काम। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा ज़रूर। मैंने आज आपको सिखाई हैं दो चीज़ें। सबसे पहले सिखाया है गुलबर्ग और वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और दूसरे नंबर पे समझाया है साम्य स्थिरांक Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखा करो कि आपको जब भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको मेरे साथ साथ लिखना है। जब मैं इस तरीके से लिखवाता हूँ तो मेरे साथ साथ लिखा करो डायरेक्ट अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। नोट्स अपने मेंटेन करते रहो, ये काम आएंगे आपको बहुत आगे तक, बहुत हाई लेवल तक काम आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।